बस लगा देना। न्यूक्लियोसाइड, अ बिग डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, बहुत छोटी बात है। तो डीएनए का जो बैकबोन है वो बना है शुगर और फॉस्फेट का, उसमें बेस का कोई रोल नहीं होता। जो बेस होता है बैकबोन के इनसाइड प्रोजेक्टेड होता है। आप सोच रहे होंगे कि जेनेटिक्स पढ़ा रहे थे, ये क्यों बता रहे हैं? एक बेटा जब तक चीजों को फील करके आगे नहीं बढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, आप रटेंगे। हमने क्या बोला आपसे, अब देखिए यहाँ पे मेन मुद्दे की बात कि ये जो डीएनए है, तो अगर हम इस पे बात करें, हम इसकी बात करें, ये स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड। डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है, एंटी पैरेलल है, डबल हेलिकल है। सेमी कंजर्वेटिव है, एंटी पैरेलल है, डबल हेलिकल है, ये स्ट्रैंड है। अगर हम ध्यान से सुनिए, अगर हम किसी भी इसकी बात करें, ये देखिए जिसमें दोनों स्ट्रैंड कवर कर रहे हैं, ये सेगमेंट है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज पे आप ध्यान दीजिएगा, सेगमेंट कह रहा है, स्ट्रैंड कह रहा है। आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, कहाँ परेशान होते हैं, फिर परेशान घूमते हैं। आप देखिए हमने क्या बोला, इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। मैं फिर लिख रहा हूं यहाँ पे जो भी डीएनए है उसका सेगमेंट हमने लिखा है यहाँ पे, डीएनए का सेगमेंट। जो डीएनए का सेगमेंट है उसी को जीन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी में 30,000 जीन्स होते हैं। एक बार तो एम्स वाले ने क्वेश्चन पूछ दिया, कल्पना चावला में कितने जीन है? अरे वो भी तो ह्यूमन ही थी, कितने जीन होंगे? 30,000। जितने ह्यूमन है सब में 30,000। चलिए आप बताइए, नरेंद्र मोदी में कितने जीन होंगे? पीएम है तो क्या होगा? 30,000। राहुल गांधी में 30,000, हम में आप में 30,000। 30,000 जीन हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अगर आपको याद हो 1990 में लॉन्च हुआ था, 2003 में कंप्लीट हुआ था, 13 साल चला था और मेगा प्रोजेक्ट था। चाइना, जापान, जर्मनी, फ्रांस सब उसमें सबका कंट्रीब्यूशन था। आपने देखा था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, सब मिल के निकाले थे। जो भी हो, जीन 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 जीन, जो हमने कहा जीन क्या होता है, डीएनए का जो सेगमेंट है उसी को जीन बोलते हैं। आप जानते हैं ना, पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि जीन को हम फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर, या बोलते हैं एलिमेंट। यानी जब देखिए सेल बहुत छोटा होता है, उसको देखना साधारण आंखों से पॉसिबल नहीं है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो आप देख रहे हैं क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम किसका बना है? डीएनए। जिप्मर पे क्वेश्चन आया, एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए? एक डीएनए है, एक क्रोमोसोम एक डीएनए। उसी डीएनए का सेगमेंट जो है, स्ट्रैंड नहीं, सेगमेंट, उस डीएनए का जो सेगमेंट है उसे जीन कहते हैं, और जीन को इफेक्टर या एलिमेंट बोलते हैं। मेंडल के टाइम पे एडवांसमेंट नहीं था माइक्रोस्कोपी में, सेल देख नहीं सकते, न्यूक्लियस के अंदर की चीजों को देखना असंभव था, लेकिन मेंडल ने कहा कि कुछ ना कुछ फैक्टर है, कोई ना कोई एलिमेंट है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है। वो क्या है फैक्टर? आज हम जानते हैं वो फैक्टर क्या है। उस फैक्टर को हम जीन कहते हैं। समझो, जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, अल्टरनेटिव फॉर्म, इसी को एलील बोलते हैं। एलील से एलीलोमार्फ बोलते हैं। व्हाट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन नोन एज एलील? देखिए हमने पिछले लेक्चर में बोला, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखिए एक साइंटिस्ट हुए हैं टीएच मॉर्गन, जो टीएच मॉर्गन है, इनको हम बोलते हैं थॉमस हंट मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्होंने काम किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई, लिंकेज ग्रुप जिसमें 4 होते हैं, लाइफ साइकिल 2 एक होता है, लाइफ साइकिल 2 वीक होता है, कल्चर एंड राइप बनाना, इसका कल्चर राइप बनाना पे करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, टीएच मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। टीएच मॉर्गन को हम बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, जिसपे लिंकेज ग्रुप 4 होता है। याद रखिएगा, उसकी लाइफ साइकिल 2 वीक होती है। उसको कल्चर करते हैं राइप बनाना पे। याद रखिएगा, राइप बनाना पे कई बार पूछ चुका है, उसको कल्चर किस पे करते हैं? राइप बनाना पे। तो हम टीएच मॉर्गन को यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि याद रखिएगा, टीएच मॉर्गन वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहली बार दुनिया को किसी जीन्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया था। यानी लेट अस सपोज कोई जीन अगर है, अगर टॉलनेस की जीन है तो कहेंगे टी जीन, टी जीन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट टॉलनेस। ऐसा नहीं है कि केवल टी है, आप एच जीन ले लो, जो मन करे वो ले लो, लेकिन किसी भी जीन के लिए एक अल्फाबेट लोगे। जब उस अल्फाबेट को ले लोगे तो फिर कोई दूसरा अल्फाबेट नहीं लोगे, नहीं तो तुम ही खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है क्या नहीं। इसीलिए टीएच मॉर्गन ने कहा था कि किसी भी जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई भी एक अल्फाबेट लेंगे, वो कोई भी कुछ भी हो सकता है जो आप लेना चाहें। अगर हम कहें टॉलनेस के लिए टी जीन है, तो टी जीन अगर है तो इसके 2 एलील हैं, एक है कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी।
कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, आई मीन अपर केस एंड लोअर केस। अगर दोनों अपर केस एक साथ हों, जैसे हमने कहा कि ये कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कैपिटल टी हो सकता है, या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या स्मॉल टी। मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत छोटी चीज है लेकिन आगे हर जगह यूज होगी। हमने कहा कैपिटल टी क्या है, प्योर है। जब बड़ा लेटर के साथ बड़ा लेटर हो या छोटा लेटर के साथ छोटा लेटर हो, उसको बोलते हैं प्योर। लेकिन अगर बड़े मियाँ के साथ छोटे मियाँ आ गए, वो इम्प्योर है, समझिए। यानी हम कहें ये क्या है, प्योर है, ये क्या है, प्योर है। चलिए आप बताइए ये क्या है, इम्प्योर। इसको आप बोल रहे हो ना इम्प्योर, यानी जब बड़ा लेटर के साथ छोटा लेटर आएगा तो इम्प्योर होगा। आप जानते हैं इम्प्योर को हाइब्रिड बोलते हैं, इम्प्योर को इंटरमीडिएट बोलते हैं। हाइब्रिड बोले, इंटरमीडिएट बोले, प्योर बोले, इम्प्योर बोले, तो एक ही बात हमने बोला। जो इम्प्योर है ना, इम्प्योर, इस इम्प्योर के जगह पे हम हाइब्रिड लिख सकते हैं, हाइब्रिड, या हम इंटरमीडिएट लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट। समझो, इसको बोलते हैं, देखिए प्योर, दोनों एलील अगर सेम है तो प्योर इसको बोलते हैं। अगर बड़ा लेटर है तो डोमिनेंट बोलेंगे, छोटा लेटर होगा तो रिसेसिव। अगर बड़ा छोटा दोनों होगा तो कैरेक्टर डोमिनेंट कहता है, समझो। यानी हमने कहा कि ये प्योर है, ये इम्प्योर है, ये प्योर है, ये प्योर डोमिनेंट, ये इम्प्योर डोमिनेंट, ये प्योर रेसेसिव। अच्छा चलिए क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, कौन डोमिनेंट होता है, कौन रेसेसिव? समझ लेते हैं कि जो एक्सप्रेस हो रहा है वो डोमिनेंट है, जो नहीं होता है वो रेसेसिव। ऐसा कुछ नहीं है बुद्धू। देखो स्मॉल भी तो अपीयर होता है ना। क्या होता है डोमिनेंट रेसेसिव? जो ऐसा कैरेक्टर, इट्स बेटर टू से कि ऐसा ट्रेट जो प्योर इम्प्योर कंडीशन में सेम रहे, वो डोमिनेंट है। लेकिन जो केवल रेसेसिव कंडीशन में आ रहा है, जो केवल प्योर कंडीशन में आ रहा है, वो रेसेसिव है। इट्स बेटर टू से हम एक एग्जांपल देके समझाएं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने कहा कि इसको बोलते हैं होमोजाइगस, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस, इसको बोलते हैं होमोजाइगस। जो ट्रेट होमो हेट्रो दोनों में आए वो डोमिनेंट है, जो केवल होमो में आए वो रेसेसिव है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम एक बार तेजी से इसको मिटा के फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। जो भी हमने कहा आपसे कि डीएनए के सेगमेंट को हम जीन कहते हैं, तो डीएनए के सेगमेंट को जीन कहते हैं और जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म एलील है। एक बार हम मिटा के फिर तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, जैसे हमने कहा अगर टी जीन है तो अगर हमने कहा कैपिटल टी आ गया, या कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, या स्मॉल टी आ गया, इसको हम बोल रहे थे होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। इसको हम बोल रहे थे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और इसको बोल रहे थे होमोजाइगस रेसेसिव। तो हमने क्या बोला, टीएच मॉर्गन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार जीन को रोमन अल्फाबेट से, इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया। तो आप ये जो देख रहे हैं टी जीन, तो बेटा ये जो है ना कैपिटल टी, ये जीनोटाइप होता है। जीनोटाइप ये क्या है, जेनेटिक सेटअप, जेनेटिक मेकअप। हमने कहा कि ये जीनोटाइप है, इसको बोलते हैं जेनेटिक सेटअप। जो भी जेनेटिक सेटअप है या जेनेटिक मेकअप है, जो भी जेनेटिक सेटअप या जेनेटिक मेकअप है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ये जीनोटाइप है, और इसको जीनोटाइप को हम बोलते हैं, जैसे दोनों डोमिनेंट एलील हैं तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, या होमोजाइगस के जगह पे आप प्योर भी लिख सकते हो, होमोजाइगस के जगह पे प्योर लिख सकते हो, हेट्रोजाइगस के जगह पे आप इम्प्योर बोल सकते हो, इम्प्योर, या बोल सकते हो हाइब्रिड, या बोल सकते हो इंटरमीडिएट। समझो, तो ओकेशनल होता है, समझो। यानी इट्स बेटर टू से इम्प्योर या हाइब्रिड, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। पता है आपको, अगर हम कहें कैपिटल टी दोनों है ना, तो इसका जो पौधा होगा वो टॉल होगा, टॉल। ये भी एक भी एलील अगर कैपिटल हो गई तो कैरेक्टर डोमिनेंट का आता है। यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जो पौधे की हाइट होगी वो टॉल ही होगी, और होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन से, प्योर रेसेसिव कंडीशन में ये डॉर्फ होगा, डॉर्फ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये टॉल और डॉर्फ देख रहे हैं, टॉल या डॉर्फ देख रहे हैं, ये सिचुएशन पता है, इसी को कहते हैं फिनोटाइप।
यानी जो बाहर से दिखता है वो फिनोटाइप, कोई पौधा दिख रहे हैं आप, बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, क्या है, जो आपको आंखों से दिखता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो फिनोटाइप है। पता है आपको, जो भी आपको दिखता है वो फिनोटाइप है। फिनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप? एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी जो बाहर से दिखता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, अपीयरेंस ये किस पर डिपेंड करता है? उसका जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, व्हाट इज फिनोटाइप? अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन जीनोटाइप, और जीनोटाइप का जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। एंड इट्स बेटर टू से कि फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कई लोग देखे होंगे आज, मुझे तो थोड़ा सा अलग लगा होगा कि ये क्या हो गया, इनको कुछ अलग लग रहा है। क्यों? धूप में है, खेतों में काम कर रहे हैं, गाय खिला रहा हूँ, गोबर फेंक रहा हूँ, गांव में हूँ अपने। आप देख सकते हैं, कैमरा जरा इधर घुमा के दिखा दीजिए, इधर कहाँ आए हम लोग, ऊपर ऊपर, बस 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 हो गया। देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए गांव में धूप लग रहा है, काले हो जाएंगे, वही जीनोटाइप है ना। जब एसी में रहते हैं तो गोरे दिखेंगे, लेकिन धूप में काम करेंगे तो काले हो जाएंगे। जीनोटाइप तो एक ही है, फिनोटाइप बदल गया, कभी सांवले हो गए, गेहूं हो गए, खूब गोरे हो गए, धूप में घूमेंगे तो आप काले हो जाएंगे। ये देखिए कितना बड़ा रोल है इन्वायरमेंट का। जो भी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है किसी का, उसमें जीनोटाइप के साथ साथ इक्वल रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट। कहीं कभी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में मेन रोल जीनोटाइपिक का होता है, नहीं, जितना रोल जीनोटाइपिक का है उतना ही रोल इन्वायरमेंट का होता है। आइए हम एक एग्जांपल दें। जैसे अभी हमने कहा कि स्मॉल टी क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है और प्योर है, और ये क्या है, डॉर्फ है, ठीक है। लेकिन अगर इस पौधे पे अगर हमने बाहर से मीडियम में जिब्रेलिन स्प्रे कर दें, जिब्रेलिन ये क्या होता है, फाइटो हार्मोन, जिब्रेला फ्यूजिकोरोई, याद रखिएगा 800 से ज्यादा जिब्रेलिन खोजे गए हैं, सबसे कॉमन GA3 है। फाइटो हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ा था आपने, चाहे सुगर केन की खेती हो, सुगर केन, या आपके कनिफर्स की हार्वेस्टिंग हो, या बोल्टिंग, बहुत जरूरी है बोल्टिंग। बोल्टिंग याद है ना आपको, बोल्टिंग, इंटरनोड इलोंगेशन। जब कभी शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे कंडीशन दे दें तो सारी पत्तियां एक ही जगह पे निकल जाती हैं, उसको बोलते हैं रोसेट प्लांट। अगर रोसेट प्लांट के ऊपर जिब्रेलिन का स्प्रे कर दें तो इंटरनोड इलोंगेशन हो जाएगा, उस इंटरनोड इलोंगेशन को बोल्टिंग बोलते हैं। तो बोल्टिंग हार्मोन याद रखिएगा, नीट में पूछ सकता है, बोल्टिंग हार्मोन जिब्रेलिन होता है। तो उसी जिब्रेलिन को अगर स्मॉल टी पौधे पे अगर हम स्प्रे कर दें तो इसका जो जीनोटाइप है ना स्मॉल टी, अरे भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्मॉल टी ही रहेगा, लेकिन आप नजरों से धोखा खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे टॉल नजर आएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपसे मैं बताना चाहूंगा कि यही स्मॉल टी नॉर्मल कंडीशन में डॉर्फ आता था, लेकिन जिब्रेलिन के स्प्रे के बाद ये टॉल हो गया। इसका मतलब कृपया ध्यान दें, ये देखिए ये जिब्रेलिन के स्प्रे के बाद टॉल आ रहा है, और ये तो टॉल आएगा ही आएगा, ये तो टॉल आएगा ही आएगा। यानी देखिए, when two different genotype start giving same phenotype known as phenocopy, PHENOCOPY, phenocopy। What do you mean by phenocopy? जब दो अलग अलग जीनोटाइप एक ही फिनोटाइप देने लगे तो उसको बोलते हैं फिनोकॉपी। कुछ बोलोगे सर फिनोकॉपी क्यों पढ़ा रहे हो, एनसीईआरटी में तो दिया नहीं था। अरे अब तो आंखें खोल लो, एनटीए ने 3 पेपर रिलीज किए हैं, जरा एक बार देख लो अभ्यास, एनटीए अभ्यास में कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर हैं। तो चिल्ला रहे हैं ना एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना, ना जाना तुम बाहर, पेपर के बाद मिल लेना आके क्या है क्या नहीं है। देख रहा हूं मैं, एग्जाम कौन कराएगा, एनटीए ना, नितेश सिंह तो कराएंगे नहीं, एनटीए कराएगा। एनटीए ने जो रिलीज किया है, 2 पेपर रिलीज किया, अभी और भी फ्यूचर में करेगा, तो कितने क्वेश्चन बाहर आ रहे हैं आप देखिए। थोड़ा सा आपको, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एनसीईआरटी छोड़ दो, बट एनसीईआरटी से थोड़ा दूर होके एनसीईआरटी को यूं देखो तो तुम बहुत बेटर एनालाइज कर सकोगे। थोड़ा सा आपको निकलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बट हल्का सा निकल के एनालाइज करना पड़ेगा कि फिनोकॉपी क्या होता है। चलिए बताइए फिनोकॉपी क्या होता है, अभी बताया मैंने, बोलिए फिनोकॉपी क्या है? जब 2 अलग अलग जीनोटाइप एक ही फिनोटाइप देने लगे, किसके कारण, इन्वायरमेंट में बदलाव के कारण, तो उसको बोलते हैं फिनोकॉपी। डेफिनेशन या कैसे पेपर आया कहेगा, व्हेन 2 डिफरेंट जीनोटाइप स्टार्ट गिविंग सेम फिनोटाइप नोन एज, आंसर इज फिनोकॉपी। फिनोकॉपी इतना तो आप समझ चुके हैं अब क्या, कि
phenotype is equals to genotype plus environment. phenotype is equals to genotype plus environment. मैं कह रहा हूँ वीडियो को एक बार नहीं 2 बार बैक करके देखिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा फिर पीछे देखिएगा। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिएगा, मैं पर्सनली उसको सॉल्व करूंगा। एक्चुअली लॉकडाउन के बाद मैं अपने घर पे फंसा हुआ हूँ, थोड़ा सा ही मुझको टाइम मिलता है। मैं लखनऊ में आके किसी तरीके से वहाँ पे स्टूडियो सेटअप करके जो भी आपका पार्ट छूटा हुआ है वो पूरा मैं कराऊंगा। छूटा हुआ है, मेरा पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन पूरा प्रॉपर करा दूंगा, पूरी कंप्लीट बायोलॉजी का। एंड मैं कहूँगा कि पैनिक मत होइए, अभी थोड़ा सा एनटीए का जो अभ्यास का आया है, कुछ क्वेश्चंस बाहर दिख रहे होंगे, कुछ क्या ठीक ठाक बाहर दिख रहे हैं, तो याद करिए क्लास में सारी चीज़ें लिखवाया हुआ है। जो लोग क्लास नहीं किए हैं उनके लिए हॉर्लिक्स और आर्काइव में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दी हुई है। बड़ा अजीब लग रहा था, रणथंभौर नेशनल पार्क पूछा है, इशू बन गया रणथंभौर, अरे यार कम से कम अनसॉल्व तो देख लेते, अनसॉल्व तो देख लो। हम बोल रहे हैं ना आपको, एक भी क्वेश्चन हॉर्लिक्स और आर्काइव से बाहर नहीं आएगा। अगर आपने प्रॉपरली क्लास किया है तो नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। और रही बात जेनेटिक्स वाले पार्ट की, तो मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जाम से पहले पूरा प्रॉपर कराऊंगा, ये वादा है आपसे, ठीक है। हाँ, कमिटमेंट कभी ज़्यादा कर देते हैं, अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है भाई, बट कोशिश पूरा करूंगा मैं, कोशिश नहीं मैं करूंगा पूरा, आपका पूरा साथ दूंगा जहाँ जैसी ज़रूरत होगी। ओवरऑल ये वीडियो मैं आगे यहीं से कंटिन्यू करूंगा, और मैं कहूँगा अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे पता चले कोई भी जो वीडियो अपलोड हो आपको मैसेज पहुंच जाए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच।